नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के मॉडल रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी करीब 1,25,000 चौरस फीट जमीन पर व्यावसायिक संकुल बनाए जाने का निर्णय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दिनों लिया गया था, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करते हुए रेल विभाग द्वारा भू विकासकों व भवन निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिनमें कुल 5 कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया गया। पश्चात शुक्रवार 6 अगस्त को रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा इन 5 कंपनियों से प्राप्त दस्तावेजों के दस्तावेज जांचे गए और टेक्निकल बिड खोलने के बाद 4 कंपनियों को अगली प्रक्रिया के लिए पात्र माना गया। टेक्निकल बिड में पात्र होने वाली कंपनियों में हरमन फिनोकैब लिमिटेड, पूजा कंस्ट्रक्शंस, डव गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा नरेंद्र भारानी यानी नंदा समूह का समावेश है। मॉडल रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी जमीन को रेल विभाग द्वारा 45 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाना है। यहाँ का ठेका प्राप्त करने वाली कंपनियों द्वारा इस जमीन पर भव्य व्यावसायिक संकुल बनाया जाना है। ऐसे में इस काम के ठेके को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। अब इस काम के ठेके की रेस में कुल 4 कंपनियां बची हुई है, अतः यह देखना दिलचस्प होगा कि फाइनेंशियल बिड के बाद इस काम का ठेका किस कंपनी को मिलता है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट परमिट रूम एसोसिएशन तथा अमरावती रेस्टोरेंट व लॉजिंग एसोसिएशन द्वारा गत रोज ही एक पत्रवार्ता के जरिए तथा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए शुक्रवार को हड़ताल व आंदोलन करने की घोषणा की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राज्य सरकार व जिलाधीश द्वारा जारी अधिसूचना होटल, बार व रेस्टोरेंट व्यवसायियों के लिए पूरी तरह से अन्यायकारक है, जिसे अमरावती के होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालक बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। यदि गुरुवार की शाम तक शुक्रवार से होटल, बार व रेस्टोरेंट को रोजाना रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति नहीं दी गई तो इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन करने के साथ ही सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालक अपने प्रतिष्ठानों की चाबियां जिलाधीश के सुपुर्द कर देंगे। पश्चात शुक्रवार की सुबह शहर से जिले के सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालक जिलाधीश कार्यालय पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए एक बार फिर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, साथ ही उन्हें अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की चाबियां भी सौंप दी। जिसके बाद होटल, बार व रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन व अनशन करना शुरू किया गया। ऐसे में गुरुवार को पूरा दिन शहर के सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद पड़े थे। आपको मालूम है कि 6 बजे के बाद ही ये जो है 7 बजे के बाद ही लोग होटल में खाना खाते हैं, होटल में शराब पीने आते हैं। तो मेरे को ये समझ, और एक तो बम्बई में 10 बजे तक दुकानों को परमिशन दिया है और यहाँ पे तुम 8 बजे मॉल जो है 8 बजे तक चालू, दुकानें चालू। आप देखो इलीगल कितने ठेले के ऊपर दारू पी रहे लोग, वहाँ पे जाके वाइन शॉप में से दारू लाते वहाँ पीते। हम लोग 5 लाख रुपए फी भरते, पूरी फी हमसे ले रहे, आधा भी चलाने को नहीं दे रहे। इसका निषेध हम लोग कर रहे हैं। होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन व अनशन को शहर के कई जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। साथ ही कई गणमान्यों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने स्थापित अनशन स्थल को भी भेंट दी, जिसमें विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने, शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे का समावेश रहा। कोणत्या शासनाच्या अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यातून ही 4 वाजताची बंदी आलेली आहे, ही खरंच एक आश्चर्यजनक अशी घटना आहे आणि म्हणून मला वाटतं की महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या लोकांनी याच्यामध्ये एक पुनर्विचार करावा आणि ही जी न्यायोचित मागणी आहे ती त्या मागणीला त्यांनी त्याची दखल घेऊन लवकरात लवकर हॉटेल्स, लॉजिंग, बार, रेस्टॉरंट यांना रात्री 11 वाजेपर्यंत खुलं राहण्याची परवानगी द्यावी, असं या अनुषंगाने मी मागणी करत आहे। होटल, बार व रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा भी समर्थन दिया गया है। इस बारे में जारी विज्ञप्ति में राणा दंपति द्वारा कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के बाद लॉकडाउन शिथिल होने पर सभी व्यवसायियों को रात 8 बजे तक व्यापार करने की छूट मिली है, लेकिन होटल, बार व रेस्टोरेंट को केवल 4 बजे तक ही काम करने की इजाजत दी गई है। यह एक तरह से होटल, बार व रेस्टोरेंट व्यवसायियों पर अन्याय है और उनका गुस्सा पूरी तरह से जायज है। वहीं शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे ने होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अपनाई गई भूमिका का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक ओर तो मुंबई में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है, वहीं अमरावती शहर में विगत 1 माह से पॉजिटिविटी रेट 0.50% से कम रहने के बावजूद यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है और होटल, बार व रेस्टोरेंट व्यवसायियों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू किए गए, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
राज्य के अलग अलग शहरों के बाल गृहों में रहने वाले 209 विद्यार्थियों ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शानदार सफलता हासिल की है। इन सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि केवल पारिवारिक प्रेम व सुरक्षित वातावरण के बीच रहकर ही सफलता हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि शिक्षा के प्रति रुचि व विपरीत हालात से जूझने की जिद के जरिए भी सफलता हासिल की जा सकती है। यह बात इन बच्चों ने साबित कर दिखाया है। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बनाए गए रेलवे अंडरपास के दस्तूरनगर व कंवरनगर की ओर जाने वाले रास्ते का विगत दिनों उद्घाटन करने के बाद अब शंकरनगर की ओर जाने वाले रास्ते का लोकार्पण आगामी 15 अगस्त को किया जाएगा। इस आशय की घोषणा विधायक रवि राणा द्वारा की गई। गत रोज विधायक रवि राणा ने इस अंडरपास से शंकरनगर की ओर जाने वाले रास्ते का संबंधित अधिकारियों व युवा स्वाभिमान पदाधिकारियों के साथ मुआयना किया तथा संबंधित विभाग को शेष बचे सभी कामों को 10 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। विगत दिनों मराठवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दौरा किया गया था, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा कहा गया कि इन दिनों अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में बाढ़ और बारिश को लेकर हालात काफी विकट रहे और मूसलाधार बारिश की वजह से विदर्भ में बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विदर्भ क्षेत्र का दौरा नहीं किया। इसके अलावा अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट परिसर में विगत 3 माह के दौरान 49 बाल मौतें हुई हैं। इसकी ओर भी सीएम ठाकरे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यदि शिवसेना सांसद संजय राउत में हिम्मत है तो वे सीएम उद्धव ठाकरे को विदर्भ का दौरा करने हेतु कहें। राज्याचे राज्यपाल या ठिकाणी विदर्भामध्ये यावं म्हणून मी राज्यपालाला निमंत्रण देतो अमरावती जिल्ह्यातर्फे विदर्भातर्फे की राज्यपालांनी अमरावती जिल्ह्यामध्ये विदर्भामध्ये यावं, आमच्यावर आलेलं संकट पाहावं आणि ते किमान महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देऊन या विदर्भामध्ये अमरावती जिल्ह्याच्या लोकांना मदत करावी, अशा प्रकारचं मी राज्यपालाला संपूर्ण विदर्भाच्या जनतेच्या वतीनं निमंत्रण देतो की आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये या, विदर्भामध्ये या आणि आमच्यावर असलेली परिस्थिती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पोहोचवा। त्यांना वेळ नाहीये, त्यांना लोकांच्या समस्या जाणायला वेळ नाहीये आणि त्यावर फक्त संजय राऊत टीका करतात। या उद्देशाने मी संजय राऊतला सुद्धा आवाहन करतो, हिम्मत असेल तर अमरावती जिल्ह्याच्या तालुक्यामध्ये उद्धव ठाकरेजींना फिरवा आणि लोकांच्या समस्या जाणा, नंतर टीका करा, असं मी त्यांना आवाहन करते। जिले में इस समय अनेक लोग विभिन्न तरह के बुखार से तप रहे हैं और सभी दवाखाने मरीजों से भरे हुए हैं। इस समय जहां एक ओर कोविड की संक्रामक महामारी लगभग नियंत्रण में आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर बुखार सहित डेंगू व चिकनगुनिया तथा मलेरिया की बीमारियां बड़ी तेजी से पांव पसार रही हैं। इस समय तक अमरावती जिले में डेंगू के 437 संदेहित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 79 मरीजों में डेंगू संक्रमण रहने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा बाहरी जिले का भी एक मरीज डेंगू संक्रमित पाया जा चुका है। वहीं जिले में मलेरिया के भी 9 मरीज पाए जा चुके हैं और कई मरीजों में टाइफाइड के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समय समूचा जिला संक्रामक बीमारियों की चपेट में है और बुखार से तप रहा है। शहर में तेजी से फैल रहे डेंगू संक्रमण को बेहद गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका के सभागृह नेता तुषार भारती ने शुक्रवार की दोपहर मनपा स्थित अपने कक्ष में मनपा के स्वास्थ्य व स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अमरावती शहर में डेंगू संक्रमण की स्थिति नियंत्रित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों व प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर विचार मंथन करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अमरावती महानगर पालिका द्वारा खरीदे गए मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन की खरीदी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तथा इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मनपा की आगामी आम सभा में पेश किए जाने को लेकर मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को निवेदन सौंपा है। जापान में चल रहे टोक्यो ओलंपिक के तहत 57 किलो वजन गुट की कुश्ती स्पर्धा में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने उपविजेता रहते हुए रजत पदक प्राप्त किया, जिसके पश्चात पूर्व विदर्भ केसरी तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कुश्ती विभाग प्रमुख संजय तीरथकर की अगुवाई में शहर के वरिष्ठ पहलवानों ने शुक्रवार की दोपहर 12 बजे इरविन चौक पर एकत्रित होकर आनंदोत्सव मनाया तथा ढोल ताशे बजाते हुए बूंदी के लड्डू भी बांटे। बजरंग पुनिया जो आता लढत आहे 35 किलोमध्ये, याचं सुद्धा उद्या गोल्ड मेडल येईल अशी आशा व्यक्त करतो आणि सगळ्या पैलवानांना, भारतीय पैलवानांना हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ व अमरावती शहर तालुका संघातर्फे शुभेच्छा देतो। असंच भारताचं नाव त्यांनी कमवत राहावं। धन्यवाद। रवि कुमार जी ने जो मेडल भारत के लिए लिया है, ये हमारे लिए बहुत शान की बात है। कुश्ती में हम देखते हैं कि जितने भी जो रेसलर जो यहाँ से जाते हैं, तो जितने भी जो गेम्स है भारत के लिए जो खेलते हैं, तो हर साल देखने में ये आया है कि हर टर्म में पहलवान लोग ही उसमें एक मेडल प्राप्त अपने इंडिया के लिए करते हैं। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है।
शहर के मध्य स्थल पर स्थित साइंस कोर मैदान की अपनी एक लंबी ऐतिहासिक कहानी व विरासत रही है। यह मैदान कई भव्य अति भव्य राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों व क्रीड़ा स्पर्धाओं का साक्षी रहा है। इसी मैदान पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी व स्वर्गीय राजीव गांधी व स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं की जनसभाएं हुई हैं। किंतु इसके बावजूद विगत लंबे समय से साइंस कोर मैदान बदहाली और दुर्दशा का शिकार चल रहा था, परंतु अब इस मैदान पर किए गए तमाम तरह के विकास कार्यों के चलते यह मैदान एक बार फिर पहले की तरह वैभव संपन्न दिखाई दे रहा है। इस समय साइंस कोर मैदान के चारों ओर संरक्षक दीवार का निर्माण किया गया है, जिसका आकर्षक रंग रोगन भी किया जा चुका है। साथ ही इस मैदान के 3 ओर भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और मैदान के भीतर जमीन को साफ सुथरा व समतल करते हुए मैदान के चारों ओर पैदल चलने हेतु वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। इससे पहले रात के समय अंधेरे में डूबे रहने वाले साइंस कोर मैदान में अब समुचित प्रकाश व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से अब रात के समय यह मैदान दुधिया रोशनी से नहाया दिखाई देता है। शहर के इरविन चौराहे से राजापेट की ओर जाने हेतु बनाए गए उड़ान पुल पर कई लोग वॉलकट कंपाउंड के लिए जाने हेतु यू टर्न लिया करते थे, जिसकी वजह से उड़ान पुल के प्रारंभिक छोर पर आए दिन हादसे घटित होने की संभावना बनी रहती थी और इससे पहले यहां पर कुछ सड़क हादसे घटित भी हो चुके हैं। चूंकि उड़ान पुल के शुरुआती छोर पर बनाए गए रोड डिवाइडर की लंबाई कुछ कम थी, अतः फ्लाईओवर पर चढ़कर यू टर्न मारना वाहन चालकों के लिए काफी आसान था। इस बात के मद्देनजर अब इस रोड डिवाइडर की लंबाई को थोड़ा अधिक बढ़ा दिया गया है और करीब मालवीय चौक के ऊपरी हिस्से तक रोड डिवाइडर बना दिया है, ताकि लोग बाग इतने दूर तक आकर यू टर्न मारने की बजाय फ्लाईओवर के नीचे से मालवीय चौक तक जाएं और वहां से दूसरी ओर जाने के लिए यू टर्न ले। लेकिन इसके बावजूद कई लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और फ्लाईओवर के नीचे से दूसरी ओर जाने की बजाय फ्लाईओवर के ऊपर लंबे रोड डिवाइडर को पार करते हुए यू टर्न मार रहे हैं। ऐसे लोगों को आदत से मजबूर कहा जा सकता है, जिन्हें कुछ भी करने के बाद सुधारा नहीं जा सकता। विगत 26 जुलाई को राजापेट पुलिस ने फर्जी स्टॉप चौक परिसर में नाकाबंदी करते हुए 2 स्कॉर्पियो वाहन में छिपाकर रखी गई करीब 3.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की थी। साथ ही इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स को देते हुए मामला अदालत में पेश किया गया था। विगत 4 अगस्त को अपना स्टे दाखिल करते हुए राजापेट पुलिस ने अदालत को बताया कि यह मामला पुलिस द्वारा इनकम टैक्स को हस्तांतरित किया गया है। चूंकि उस समय इनकम टैक्स विभाग के वकील अदालत में हाजिर नहीं थे, ऐसे में अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त तक अपना स्टे दाखिल करने हेतु कहा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी है, कल इनकम टैक्स विभाग द्वारा अपना स्टे दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में अदालत द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह व पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम पुलिस थाने द्वारा सभी शहर वासियों के नाम अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि इन दिनों कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के चलते लोग बाग बड़े पैमाने पर इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं। साथ ही सरकार द्वारा बैंकिंग सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किए जाने के चलते अधिकांश बैंकिंग व्यवहार ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। इन बातों का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधियों द्वारा सामान्य नागरिकों को फोन कॉल किए जाते हैं और बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारियां हासिल करते हुए उनके बैंक खातों से रकम उड़ा ली जाती है। ऐसे में ऑनलाइन ठगबाजी से बचने हेतु इस तरह की फर्जी कॉल व फर्जी मैसेज से सावधान रहना चाहिए तथा किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते तथा क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए। किसी भी सड़क हादसे का शिकार होने के बाद घायल लोगों की जान बचाने हेतु किस तरह से प्राथमिकोपचार किया जाए, इसे लेकर शहर यातायात पुलिस द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने यातायात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को घायलों की जान बचाने हेतु किए जाने वाले उपायों को लेकर प्रात्यक्षिक दिखाते हुए प्रशिक्षण दिया। इथे प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलं आहे CPR बद्दल आणि फर्स्ट एड बद्दल, हाऊ टू सेव द विक्टिम इन द इनिशियल आर. त्याला सरळ करताना कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, त्याच्याकडे ब्लिडिंग होत असेल तर काय करायला पाहिजे, त्याला फ्रॅक्चर झाला असेल तर त्याला स्प्रिंग कसं लावायला पाहिजे. त्याच्यानंतर CPR म्हणजे जे इमर्जन्सीमध्ये करतात ती एक प्रोसिजर आहे, त्याला CPR असं म्हणतात, कार्डिओ पल्मोनरी रिसर्च, आणि त्यात ते 3 ABC सांगितले आहेत मी आज. इस समय धीरे धीरे कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हो गई है। शुक्रवार को अमरावती जिले में केवल 5 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं लगातार 19वें दिन कोविड संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,561 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 4 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,422 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 31 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 47 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 20 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 27 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 31 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,298 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.22% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.30 पर पहुंच गया है।
अचलपुर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस सिपाही विशाल थोरात को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन द्वारा स्वप्निल हिरुलकर नामक फर्नीचर व्यवसायी से 80,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। फर्नीचर व्यवसायी हिरुलकर ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सीधे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन से किया था। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC परिसर के सुमित एग्रो इंडस्ट्री के पास गुरुवार की दोपहर लूटपाट के इरादे से बैठे 5 युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए युवकों में गोलू ताड़े, अमन मिश्रा, रोहित यादव, गौरव गुल्हाने व नीलेश चौहान का समावेश है। इन 5 आरोपियों के पास से तलवार, मिर्ची पाउडर, पट्टी बंडल व लोहे की पेंचिस जैसी सामग्री पाई गई है। अमरावती सेंट्रल जेल में गुरुवार की सुबह 9 बजे सभी कैदी अपने अपने बैरक में राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़े थे। तभी राष्ट्रगीत गाते समय प्रवीण वानखड़े नामक कैदी अचानक गश खाकर गिर गया, जिसे तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम शुक्रवार को मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि मोर्शी थाने में दर्ज चोरी के मामले का एक आरोपी तलनी गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने तलनी गांव जाकर गौरव तिलके नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इस समय पुलिस द्वारा कड़ाई के साथ की गई पूछताछ में गौरव ने पानी की लोहे वाली टंकी को अपने साथियों के साथ चुराने की बात कबूल की। पश्चात उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर मोर्शी पुलिस थाने के कब्जे में दिया गया। रहीमापुर पुलिस ने गुरुवार को वडाल गव्हान में नाकाबंदी करने के दौरान दरियापुर निवासी एक युवक को दुपहिया से गौमांस की अवैध तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। मोहम्मद एहसान मोहम्मद यूसुफ नामक यह युवक मसाले की थैली में 50 किलो गौवंश का मांस और नायलॉन की थैली में 30 किलो गौवंश के मांस सहित लोहे के तराजू और वजन के पत्थरों सहित धरा गया। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने वर्धा जिले के खरांगानाथ पुलिस थाने में वांछित श्याम उर्फ राजेश सबर भोसले को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी विगत 15 वर्षों से फरार था और कालागोटा परिसर में छिपा हुआ था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में विद्यापीठ रोड के सरकारी पोल्ट्री फार्म की जगह पर इन दिनों EVM गोदाम का काम चल रहा है, जहां पर बुधवार की मध्यरात्रि में अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के लोहे की सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। शहर के वडाली परिसर में रहने वाले एक युवक ने परिसर की ही महिला के घर में घुसकर अलमारी से 15 ग्राम सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। भरतनगर क्षेत्र में रहने वाले मनोज गुर्दे को शराब पीने की आदत है और वह हमेशा ही पड़ोस में रहने वाली महिला के घर जाकर गाली गलौज करता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। बुधवार की दोपहर यह महिला अस्पताल में जाँच कराने के लिए गई थी। इसी दौरान मनोज गुर्दे ने उसके घर में घुसकर 15 ग्राम सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया, ऐसी शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस में दर्ज कराई गई है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के गौलीपुरा स्थित जिला परिषद अकादमिक हाईस्कूल के हॉल की दीवार की ग्रिल को काटकर हॉल में रखे 18 सागौन की पट्टियों को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जिनका मूल्य 50,000 रुपये आंका गया है। इस मामले में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नागपुरी गेट थाना पुलिस ने मामले की जाँच करनी शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।